Good morning to all the dear students. Today I am going to teach you history of class 8th. This is the third chapter. ये वीडियो इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन है. द कंपनी बिकम दीवान. 1765 में मुगल बादशाह शाह आलम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया. यह अंग्रेजों के लिए एक शानदार अवसर था. दीवान बनने के बाद कंपनी बंगाल का आर्थिक प्रशासक बन गई, जिससे वह आर्थिक रूप से किसी भी निर्णय को ले सकती थी. हाउ डिड कंपनी गेट्स इट्स रेवेन्यू, यानी जो कंपनी थी वह राजस्व वसूली कैसे करती थी. दीवान बनने के बाद जो कंपनी थी, सामान्यतः कंपनी खुद को एक व्यवसायी ही मानती थी. राजस्व बढ़ाने के लिए कॉटन और सिल्क को सस्ते दामों पर खरीदने लगी. 5 वर्षों में कंपनी ने अपने आय को दोगुना कर लिया. जिन वस्तुओं को वह खरीदती थी उनका प्रोडक्शन दोगुना हो गया. अब कंपनी को सोना या चांदी की ज़रूरत नहीं थी. वह अब लागत से खरीदी गई वस्तुओं से नए लागत को अपने राजस्व को वसूल सकती थी. गांव के बुनकर और किसान अपने सामान को सस्ते दामों पर बेचने को मजबूर हो गए. कृषि और कपड़ा उद्योग में भी काफ़ी गिरावट आई और 1770 में 1770 में बंगाल में बहुत बड़ा अकाल पड़ा. इस बंगाल के अकाल में 10 मिलियन लोग मारे गए. परमानेंट सेटलमेंट, अस्थाई सेटलमेंट गाँव में कैसे बनाया ब्रिटिशर्स ने, उसके बारे में हम देखते हैं. लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया. 1793 में क्या किया गया, परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया, जो इसके अनुसार राजाओं और तालुकदारों को जमींदार बना दिया गया और वो अब कर वसूलने लगे, टैक्सेस वसूलने लगे. इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा, परमानेंट सेटलमेंट का इफ़ेक्ट क्या पड़ा. अब देखिए, इसका इफ़ेक्ट ये पड़ा कि जो ज़मींदार थे वो क्या हो गए, लैंड के ओनर तो बन गए. अब वो क्या करते थे, लैंड को लीज पर दे सकते थे या उसको सेल कर सकते थे और वो बड़े बड़े हाई रेट्स पर रेवेन्यू का डिमांड करने लगे, राजस्व का डिमांड करने लगे. और अब देखिए, उनसे वो मनी लेंडर बन गए, साहूकार बन गए, जिससे कि वो उनको अधिक ब्याज मिलने लगा. 19th सेंचुरी में क्या हुआ, मार्केट के प्राइसेस काफ़ी ग्रो हो गए, यानी बढ़ गए, जिससे कि कल्टीवेशन और भी एक्सपेंड होने लगा, बढ़ने लगा और ज़मींदारों की इनकम और भी बढ़ने लगी, लेकिन कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ. अगला है महलवाड़ी सेटलमेंट. क्या है ये सिस्टम, जो था वे नॉर्थ प्रोविंस में, गंगेटिक वैली में, सेंट्रल इंडिया और पंजाब में. महल का मतलब होता है स्टेट और महलवाड़ी जो सिस्टम था इसे विलेज सिस्टम कहा गया. अगला रैयतवाड़ी सेटलमेंट. रैयतवाड़ी सेटलमेंट एज द डिसएडवांटेजमेंट ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट का जो भी डिसएडवांटेज था, ये पूरी तरीके से जब दिखने लगा तो ब्रिटेन के 2 ऑफिशियल्स थे, टॉमस मुनरो और कैप्ट. इन्होंने क्या किया, एक नए रैयतवाड़ी सिस्टम को उन्होंने इसको रीड ट्राइड आउट, उन्होंने कोशिश की, एक नया सिस्टम लाने की कोशिश की. और ये सिस्टम जो था, कंपनी ने रैयतवाड़ी सिस्टम जो था, ये मैसूर, कर्नाटक यानी दक्षिण भारत में, बॉम्बे और मद्रास में इसे बढ़ाया. अब इसमें राजस्व इतना ज़्यादा लिया जाता था, रेवेन्यू इतनी ज़्यादा कलेक्ट की जाती थी, फिक्स की गई, जो कि पेजेंट्स यानी किसानों को देना बहुत मुश्किल था. और उनके ऊपर इतना कर्ज लाद दिया गया कि इस सिस्टम के द्वारा कि उन्हें अंततः अपने ही ज़मीन को छोड़ना पड़ा.
इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियल एग्रीग्रेरियन पॉलिसीज। अब देखिए अंग्रेजों की जो कॉलोनियल एग्रीग्रेरियन पॉलिसीज थी उसने क्या किया कि भारतीय इकॉनमी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया और जो लैंडलॉर्ड्स थे उनकी संख्या घटा दी गई और जो बचे भी थे लैंड ओनर्स या लैंडलॉर्ड्स जो बचे भी थे वो फिर अंग्रेजों के ही सुनते थे, यानी अंग्रेजों के हिसाब से काम करते थे। और उन्होंने कैश कैश क्रॉप्स पर ज़्यादा ध्यान दिया कि जिससे तुरंत पैसा मिलता है, कॉमर्शियल क्रॉपिंग पर ज़्यादा ध्यान दी। कैश क्रॉप क्या होता है? कैश क्रॉप का मतलब होता है कि ऐसे फसलों का उत्पादन करना जिससे अधिक से अधिक